हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज अपना जो चैप्टर नंबर यूनिट कॉस्टिंग थी, ठीक है जी, जो चैप्टर नंबर 10 था उसका जो एक्सटेंशन है, यानी कि इसमें हमको उस चैप्टर का जो बचा हुआ टॉपिक है उसको पढ़ना है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि टेंडर प्राइस क्या होता है, एस्टिमेटेड प्राइस क्या होता है और कोटेशन प्राइस क्या होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में हो सकता है कि पूछ दे कि टेंडर प्राइस क्या होता है। ठीक है, और पूछा भी गया है दोस्तों, पूछा भी गया है। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्योंकि आपके यूनिट कॉस्टिंग का पार्ट है तो आपको इसको देखना तो पड़ेगा ही। और एक भी क्वेश्चन अगर आ गया तो हमको छोड़ के तो एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का थ्योरी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं। तो थ्योरी क्वेश्चन करने के लिए आपको जितना भी थ्योरी दिया है सब पढ़ के जाना होगा, तभी आप सारे थ्योरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें आपको बताती हैं। ठीक है, थोड़ा सा नॉलेज गेन करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। वन ऑफ द मेन एडवांटेज ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन एडवांटेज ये होता है कि हमको ये बताता है एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ एनी जॉब, कि किसी भी सामान को बनाने में कितना खर्चा आने वाला है उसको हम लोग एस्टिमेट यानी कि पता कर सकते हैं बिना सामान को बनाए, यानी कि अंदाजा मार के। ठीक है जी, एडवांस में ही पता कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर हमको कुछ सामान बनाना है तो एडवांस में एक एस्टिमेट तो लगा ही सकते हैं कि सामान को बनाने में कितना खर्चा होगा। Generally, manufacturer on several occasions has to supply in advance the tender price। कभी कभी बहुत सारे ओकेजन पे सामान बनाने वालों को सामान बनाने का एडवांस में बताना पड़ता है कि कितना खर्चा होने वाला है। कुछ कस्टमर पूछते हैं ना कि इतना सामान बनवाएंगे तो कितना खर्चा होगा। अब एग्जांपल के तौर पे शादी ब्याह के मामलों में पूछा जाता है हलवाई से कि 100 लोगों का खाना कितने का बनेगा, 500 का कितने का बनेगा, 600 का कितने का बनेगा। तो भैया हलवाई को एडवांस में बताना पड़ता है मैन्युफैक्चरर को कि हाँ भैया इतने में बन जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं टेंडर प्राइस। तो दोस्तों टेंडर प्राइस का मतलब होता है, समझो बात को, ये मैं आपको समझा रहा हूँ पहले। टेंडर प्राइस ये होता क्या है, देखो मान लो कि एक यूनिवर्सिटी, आपकी ही यूनिवर्सिटी है, मान लो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी को अपने ऑफिस में चाहिए कम से कम 500 फर्नीचर। क्या चाहिए? 500 फर्नीचर चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, फर्नीचर चाहिए और मतलब काम होगा उसको। ठीक है, तो 500 फर्नीचर चाहिए। अब ये चाहे तो MGKVP जाके किसी दुकान से खरीद के ये आ जाए। ठीक है जी, अब सिंपल सी बात है, लेकिन ये क्या कहेगी ना, MGKP यूनिवर्सिटीज तुरंत सामान को जाके नहीं खरीदेगी। वो क्या कहेगी, निकालेगी, टेंडर निकालेगी। टेंडर क्या होता है, ये कहेगी देखो भैया, अपने वेबसाइट पे निकाल देगी या फिर अखबार में छपवा देगी कि भैया टेंडर निकल गया है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी को 500 फर्नीचर चाहिए। इस फर्नीचर की क्वालिटी ये होना चाहिए, शेप ये होना चाहिए, साइज ये होना चाहिए और इतने प्राइस तक का होना चाहिए। ये अपना टेंडर निकाल देगी। ठीक है जी, सबको समझ में आ गया कि भैया क्या होता है कि भैया इस यूनिवर्सिटी को ये सामान चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब देखो होगा क्या यहाँ पे, यानी कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने अपनी रिक्वायरमेंट्स बता दी। कहाँ पे बताई? वेबसाइट पे बता दी, न्यूज़ पे बता दी, अखबार में छपवा दी। और क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है कि भैया हमको ये सामान चाहिए। तो अब देखो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ये चाहे तो बनवा भी सकता है, चाहे तो भैया जाके किसी दुकान से खरीद भी सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा कि अपनी रिक्वायरमेंट को टेंडर के फॉर्म में, ठीक है, प्रॉपर छपवा देगा कि भैया हम यूनिवर्सिटी हैं, हमको 500 फर्नीचर चाहिए, ये क्वालिटी, ये साइप, ये डायमेंशन, ये प्राइस तक का, इस ब्रांड का भी, वो ब्रांड का नाम भी बता सकता है या फिर 3-4 ब्रांड का नाम बता देगा, हमको ये सामान चाहिए। अब जितने भी बेचने वाले होंगे, भैया X है, Y है, Z है, क्या कहेंगे, अब ये बता देगा कि इनको चाहिए। ठीक है जी, ये कहेगा हमको इतने प्राइस तक के अंदर या फिर इतने प्राइस से महंगा नहीं चाहिए। ठीक है, तो XYZ ABC जितने भी लोग होंगे मार्केट में बेचने वाले, ये देखेंगे टेंडर, और टेंडर देखने के बाद में एक कागज के अंदर इनको अप्लाई करेंगे कि भैया हमको ये टेंडर दे दो। और ये क्या करेंगे, जब अप्लाई करेंगे तो बताएंगे कि हम ये सामान इतने रुपए, अब इसने कहा कि हमको एक फर्नीचर 1000 रुपए तक का चाहिए मैक्सिमम, यानी कि इससे हमको महंगा नहीं चाहिए। तो XY ने कहा कि हम 1000 रुपए का आपको दे देंगे। इसने कहा हम आपको 950 का दे देंगे। इसने कहा हम आपको 800 का दे देंगे। इसने कहा हम आपको 700 का दे देंगे। इसने कहा हम आपको 600 का दे देंगे। और इसने कहा हम आपको क्या बोलते हैं 600 सॉरी 590 का दे देंगे। ठीक है जी, यानी कि C वाले ने बोला कि हम आपको 590 का ही वो सामान दे देंगे। ठीक है जी, अब सुनो, लेकिन इन सबको नहीं पता होगा कि इन्होंने कितना कितना बताया है कि भैया क्या बोलते हैं कौन कितना रेट दिया है। अब XY ने बोला कि 1000 का दे देंगे। अब X का सामान, अब देखो जी ये सबके सब सामान की क्वालिटी इसी हिसाब से देंगे जो MGKP ने मांगा था। अब सबसे सस्ता देखा जाए तो C का है, लेकिन जब अप्लाई करेंगे तो X को Y का, Y को X का, Z को Y का, X का, किसी को किसी के बारे में नहीं पता होगा। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 लोगों ने अप्लाई किया किसके, ये टेंडर के लिए कि भैया हमको टेंडर चाहिए। अब ये टेंडर एक दिन खोला जाएगा। ठीक है जी, खोला जाएगा और देखा जाएगा सबका सबसे सस्ता दाम किसका है,
और उसको टेंडर मिल जाएगा। और सामान, अब देखो जी, ये जो सी वाला है, ये सी सामान को 590 पे बताने से पहले सामान की कॉस्ट को एस्टिमेट किया होगा ना कि इसको फायदा हो, इसको फायदा होगा तभी तो ये 590 बताया होगा, वरना ये सामान का दाम 590 नहीं बताता। समझ में आया? तो भैया सी को पता है कि 590 पे भी देने पे हमको नुकसान नहीं होगा, इसीलिए उसने 590 पे दाम बताया और उसने टेंडर अप्लाई किया और उसका टेंडर पास भी हो गया। तो टेंडर का मतलब होता है जब भी कोई कस्टमर हमसे कहता है भैया ये सामान कितने का बन जाएगा, तो वो जो बिजनेसमैन होता है वो एस्टिमेट करके बताता है कि हाँ इतने में लगभग आपका काम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं टेंडर प्राइस। क्या बोलते हैं? टेंडर प्राइस बोलते हैं, जो कि बहुत सिंपल सा चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। ठीक है, आपको समझ आ गया? तो टेंडर प्राइस क्या होता है? कोटेड कंसीडरिंग दी कॉस्ट ऑफ वर्क, काम को करने में कितना खर्चा होगा जो कि फ्यूचर में करना है हमको, एंड उसमें वो अपना मार्जिन और प्रॉफिट भी जोड़ देगा। यानी कि 590 में ये सी का प्रॉफिट भी है, यानी 500 रुपये कॉस्ट हो गई, 90 रुपये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट भी है। ठीक है जी। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एस्टिमेटेड कॉस्ट, किसी भी सामान का अंदाजन दाम निकालने के लिए मैन्युफैक्चरर अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करता है कि पहले अगर वो काम किया गया तो कितना खर्चा होता है, और वो ध्यान से उस चीज़ों को देखता है कि हाँ ये खर्चा हुआ तो इतना काम हो गया था। ठीक है। इन फ्यूचर इन ऑर्डर टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी एनालिसिस। भैया आज के टाइम पे ये काम करने के लिए आपको पता होना चाहिए, किसी भी सामान को बनाने के कितने भी खर्चे हुए आपको डिटेल में उनके बारे में पता होना चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट खर्चे हो चाहे वो इनडायरेक्ट खर्चे क्यों ना हो, फिक्स हो वेरिएबल हो, जो भी खर्चे आपको डिटेल में पता होना चाहिए उनके बारे में। तो किसी से भी ऑर्डर लेने से पहले, टेंडर हो चाहे कोई भी ऑर्डर, डिपेंड अपॉन द एस्टिमेटेड कॉस्ट ईच हमको अच्छे से पता होना चाहिए। हेंस टेंडर प्राइस एस्टिमेटेड प्राइस होती है। क्या होती है? एस्टिमेटेड प्राइस, यानी कि अंदाजा लगाई गई प्राइस होती है। कोटेशन प्राइस शुड बी डिटरमाइन केयरफुली, और ये हमको बहुत केयरफुली डिटरमाइन करना पड़ता है कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है, अब तीनों को यहाँ बताया गया है। ठीक है जी। फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, यानी कि एक नॉर्मल तरीके से हमने किसी सामान का दाम निकाला है एट विच हम रेडी है कि उस सामान को दे देंगे। यानी कि टेंडर प्राइस वो दाम होता है जिस दाम पे मैन्युफैक्चरर सामान को सप्लाई करने के रेडी होता है कि हाँ भैया अगर आप ऑर्डर दोगे तो इस दाम पे हम आपको सप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। जो कि उसने टेंडर में ये अप्लाई किया होता है कि हम इतने में सामान देने को तैयार हैं। ये क्या होता है? अब उसको इन्विटेशन आया था सामान बेचने के लिए, तो वो रेडी था ना 590 में सामान देने के लिए। जनरली इट इज गिवन इन अ सीड एनवलप, ये क्या करेगा? एक एनवलप में डालेगा, ठीक है, लिफाफे के अंदर, और उसको जाके टेंडर वाले कमेटी को जमा कर देगा। ठीक है जी। चाहे वो ऑफलाइन करे चाहे वो, अब तो ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ। ठीक है। दिस टर्म इज जनरली यूज्ड इन गवर्नमेंटल ट्रांजेक्शन, गवर्नमेंट जब भी कोई सामान खरीदती है तो टेंडर के प्रोसेस से ही खरीदती है। तो भैया टेंडर प्राइस एक फॉर्मल तरीका होता है किसी भी सामान के दाम को बताने का, जिस दाम पे मैन्युफैक्चरर सामान को बेचने के रेडी होता है, और टेंडर में वो अप्लाई करता है एक सीड एनवलप के अंदर पुराने समय में, बट आज के टाइम पे ऑनलाइन भी होता है, और वो इस दाम पे सामान को बेचने को रेडी आता है। और नॉर्मली गवर्नमेंट क्या करती है? टेंडर प्राइस का यूज करती है। अब कोटेशन प्राइस क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्राइस दैट इज कोटेड फॉर अ वर्क, कि हम इतने में आपका काम कर देंगे, टू बी एग्जीक्यूटेड या फिर सर्विस टू बी रेंडर्ड, यानी कि इतने में आपका काम कर देंगे या फिर आपको सर्विस दे देंगे। ठीक है जी। इसको बोलते हैं कोटेशन। अब कोटेशन क्या होता है? यानी कि हाँ इतने इतने में आपका काम हो जाएगा। द टाइम इज जनरली यूज फॉर अदर देन गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, यानी कि टेंडर तो गवर्नमेंट ये इस्तेमाल करती है शब्द, लेकिन कोटेशन जो होता है ना, मान लो सपोज मुझे सपोज कि क्या बोलते हैं, एक तो डिजिटल बोर्ड लगवाना है। ठीक है ना, डिजिटल बोर्ड, तो मैंने 5 कंपनी से मंगाया कोटेशन, तो 5 कंपनी ने अलग अलग ब्रांड का कोटेशन दिया। एक ने कहा 3 लाख का देंगे, एक ने कहा 2 लाख का देंगे, एक ने कहा 2,50,000 का देंगे, एक ने कहा 1,50,000 का देंगे। सबने कोटेशन दे दिया और सबने अपने अपने कंपनी का मॉडल बता दिया कि ये मॉडल होगा, ये क्वालिटी होगी। तो कोटेशन मतलब कि जो मैन्युफैक्चरर बताया कि हम इस दाम पे सामान आपको बेच देंगे। एस्टिमेशन प्राइस क्या होता है? अप्रोक्सीमेट प्राइस ऑफ वर्क, जहां पे अब आपको एग्जैक्टली तो पता नहीं है कि सामान को बनाने में कितना खर्चा होगा, तो आप एक अंदाजन बता देते हो कि हाँ इतना खर्चा होगा। ठीक है जी। ऑन द बेसिस ऑफ जनरल ओपिनियन, ठीक है जी, जजमेंट दे देते हो कि हाँ भैया इतना एस्टिमेट तो खर्चा होगा ही होगा। वाई प्रिपेयरिंग द एस्टिमेशन जनरल वर्क्स, कुछ ओपिनियंस कुछ जजमेंट हम लोग देते हैं। ठीक है जी। ओके। और एज अ रिजल्ट प्राइस इज टू स्टेटेड वुड ओनली बी एन अप्रोक्सीमेट प्राइस, यानी कि लगभग, अप्रोक्सीमेट का होता है लगभग इतना खर्चा आपका हो जाएगा। कोटेशन में जो बताया था वो एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट इतने में दे देंगे, लेकिन एस्टिमेटेड में अप्रॉक्स होता है कि भैया लगभग, यानी कि खर्चा ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। तो जब भी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं टेंडर प्राइस का या फिर एस्टिमेटेड प्राइस का, तो इन सब खर्चों को इंक्लूड करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओवरहेड, ऑफिस, सेलिंग, एंड कितना हमको प्रॉफिट कमाना है वो, इन सबको ऐड कर दो। यानी टेंडर प्राइस निकालने के लिए जितना आपका खर्चा होगा, कौन सा खर्चा? डायरेक्ट मटेरियल का, डायरेक्ट लेबर का,
डायरेक्ट एक्सपेंसेस का, वो फैक्ट्री के ओवरहेड का, ऑफिस के खर्चे और अपना प्रॉफिट ऐड कर दो तो ये आपका आ जाएगा टेंडर प्राइस। तो एग्जाम में पूछेगा तो आराम से ये कहानी चिपका देना भैया, ठीक है जी। अब दोस्तों क्या है, कुछ बातों का ध्यान रखना जब भी टेंडर प्राइस को कैलकुलेट करना, कि क्वांटिटी ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस, कि कितना आपको सामान बनाना है, ठीक है, और सामान को बनाने में कितने फिक्स्ड, कितने वेरिएबल, कितने सेमी वेरिएबल खर्चे होंगे, और किस किस साइज का सामान बनाना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द टेंडर प्राइस पास्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन, कि पहले कितना खर्चा हुआ था इस बात को ध्यान में रखो। अगर एक हलवाई को कहा गया कि 500 का खाना बनाना है 500 लोगों का, तो अगर उसने पहले कभी 250 का बनाया होगा खाना 250 लोगों का, ठीक है जी, तो भैया उसको पता चल जाएगा कि 500 बनाने में कितना खर्चा होना है, तो पुराने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करेगा। द टेंडर प्राइस वुड बी केयरफुली असर्टेन, बहुत ध्यान से निकालना पड़ेगा, बिकॉज डिफरेंस सिंगल कैन आउटकास्ट द मैन्युफैक्चर, अगर एक भी नुकसान हुआ आपका तो भैया आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, तो ध्यान से निकालना पड़ता है। वे पर यूनिट टेंडर प्राइस हैज टू डिमांडेड द कॉस्ट सीट आई हेल्पफुल, अगर आपको कोई बोला गया कि बनाना है 500 फर्नीचर है, तो 500 फर्नीचर के बदले हम एक फर्नीचर का कॉस्ट निकाल देते हैं, तो 500 फर्नीचर का कॉस्ट अपने आप निकल जाएगा, ठीक है जी, जिसके लिए हम कॉस्ट सीट बना सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा था ना यूनिट कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। वेयर कोटेशन इज गिवन फॉर अ जॉब, जहां पे हमको किसी सामान की कोटेशन देना है, इतने में हम सामान दे देंगे, ठीक है, तो इसके लिए हम डायरेक्ट मटेरियल, ये डायरेक्ट लेबर, ओवरहेड सबके खर्चे पता कर लेंगे और अपना प्रॉफिट ऐड कर देंगे और बता देंगे उसको कोटेशन की भैया इतना में काम कर देंगे, ठीक है जी, ओके। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बना देंगे, ओके। और टेंडर प्राइस निकालने के लिए वे प्रॉफिट परसेंटेज, अपने प्रॉफिट का परसेंटेज ध्यान में रखेंगे, जितनी भी कॉस्ट आएगी उसमें सेलिंग प्राइस के अंदर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज ऐड कर देंगे, ठीक है जी, ओके। ये आपका हो गया। तो अब टेंडर प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है जी, टेंडर प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो व्हेन पास्ट पीरियड कॉस्ट एंड यूनिट प्रोड्यूस आर गिवन, अब देखो जी किसी भी सामान में आपको टेंडर प्राइस की कितने का सामान आपको बेचना है ये बताने जा रहे हो, ठीक है, तो कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं देख लो। तो ये बात देखना केवल, ये 3 तरीका बताया गया, 1 2 3 4। पहला है व्हेन पास्ट पीरियड कॉस्ट, यानी कि आपने पहले कोई काम किया था, ठीक है, उसी के तरीके का और उसके खर्चे आपके पास में हैं कि उसमें कितना खर्चा हुआ था आपको पहले से पता है, यानी कि सपोज आप एक हलवाई हो, आपने 250 लोगों का खाना बनाया था और उसमें कितना खर्चा हुआ था उसका रिकॉर्ड आपके पास में है। अब आपको 500 लोगों का बनाना है, तो इस रिकॉर्ड के हिसाब से आप इन 500 लोगों का कितना खर्चा आएगा ये बताने के लिए टेंडर अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है जी, यही है हेडिंग, ठीक है जी। तो व्हेन फॉर डिटरमाइनिंग टेंडर प्राइस पास्ट पीरियड में जो हमने सामान बनाया था उसकी कॉस्ट की इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे टेंडर प्राइस को या फिर कोटेशन प्राइस को देने के लिए कि इतने क्वांटिटी के लिए हमारा कितना खर्चा होने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे कॉस्ट सीट बनाएंगे, ठीक है, जिसमें सारे खर्चों की इन्फॉर्मेशन डाल देंगे जो हमने पहले किए थे, ठीक है जी, हर चीज के पर यूनिट सब कुछ डाल देंगे, ठीक है। फिर क्वांटिटी एज डिजायर्ड कि हमको कितना क्वांटिटी बनाना है, पहले 250 था अब कितना है 500 है, वो डाल देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट पर यूनिट से, यानी कि पहले एक थाली का खर्चा आया था 300 रुपये, तो अब आज फिर 500 बनाना है तो 500 इंटू कितना करेंगे 300 करेंगे तो हमको टोटल खर्चा आ जाएगा जी, ठीक है जी, ओके। उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल कॉस्ट से, एट द एंड हमको प्राइस पता चल जाएगा कि हमको, और फिर हम इसमें मार्जिन में जोड़ देंगे, अपना प्रॉफिट का मार्जिन जोड़ देंगे और हमको पता चल जाएगा कि टेंडर प्राइस मेरा क्या है, ठीक है जी, ओके। तो बस यही तरीका याद रखो और ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या है कि जब हमारे पास में पास्ट के खर्चे नहीं है, ठीक है जी, तो तब कैसे निकालेंगे, यानी कि पहले हमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया है तब हमको निकालना है, ठीक है। तो बस आपको इतना नहीं पढ़ना है, ठीक है, तब आप कॉस्ट सीट बना लेना उस चीज़ का, ठीक है, या फिर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेना, तो आप आराम से कितना खर्चा हुआ देख लो, प्लस उसमें प्रॉफिट जोड़ दो अपना और आप बता दो टेंडर प्राइस कितना होगा, ठीक है जी, ओके। बस ये भी देखो ये भी देखो, बस टेंडर प्राइस आपका दोस्तों हो गया, ठीक है, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी, ओके, ठीक है, ठीक है दोस्तों। ये आपका टेंडर प्राइस एस्टिमेशन प्राइस मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया एक ठो, ठीक है, और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एग्जाम में आएगा तो इसी को पूरा टीप देना हो जाएगा आपका काम। तो चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, अपना 3rd यूनिट पूरी तरह से खत्म हो गया, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।